नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 3 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से संघीय कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं। आइए देखते हैं। संघीय कार्यपालिका भारत में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 58 में किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 58 में किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। अगला है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में केवल 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यह अनुच्छेद 55 में बताया गया है। यह अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अगला है, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है, ये अनुच्छेद 56 में है। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77(1) में वर्णित है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 77(1) में दिया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला, राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने से पूर्व उसे कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? तो 14 दिन पहले। यहाँ दिन होगा 14 दिन पहले सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है अगर उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो। महाभियोग की प्रक्रिया कब पूरी मानी जाती है? तो जब संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए महाभियोग का, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। अगला है, राष्ट्रपति की रिक्ति के 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रह सकता है। इस 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन उसके कार्यों का निर्वहन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति है तो उसके कार्यों का निर्वहन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करता है। ये अनुच्छेद 70 में दिया गया है। ऐसा अनुच्छेद 70 में वर्णित है। अब राष्ट्रपति की कुछ नियुक्ति संबंधी विशेषाधिकार हैं।
राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, उनको देखते हैं। पहले भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। अगला है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जिसे कैग कहते हैं, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघीय लोक सेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ अन्य नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अब आइए आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति को संसद आहूत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद बुलाने का अधिकार है, सत्रावसान करने का अधिकार तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। अगला है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक में विरोधाभास है दोनों सदनों में, तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला, कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बिना विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। दूसरा, धन विधेयक है, ये भी राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, संचित निधि में व्यय करने वाली विधेयक जो अनुच्छेद 170(3) के अंतर्गत दिए गए हैं, वो भी राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 जो दिया गया है, वो भी संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार 108 के अंतर्गत। जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला, राष्ट्रपति के मनोनयन संबंधी अधिकार, जो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत करते हैं सदस्यों को, तो उसके अधिकार भी कुछ हैं। पहला, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन, यह अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को, ये कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में अनुभवी होते हैं, इनका भी मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यह अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत, 80 के उपधारा 3 के अंतर्गत इनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति जानते हैं, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है और इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। और एक अध्यादेश की अवधि जो होती है वो 6 महीने होती है। अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है। अगला है, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं होती है। मतलब अगर दोनों सदन चल रहे हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करता है जब दोनों सदन चल नहीं रहे हों। अगला है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने या उसे कम करने का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने या उसे कम करने का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति में निहित होती हैं और यह मंत्रिपरिषद के परामर्श से लागू की जाती है। आपातकालीन में हम जानते हैं 3 तरह के आपात भारत में लगाए जाते हैं। ये 352 से 360 के अंतर्गत दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय आपात, दूसरा, राज्यों में सरकारी संवैधानिक तंत्र विफल होने का आपात, और तीसरा, वित्तीय आपात।
ये 3 तरह के आपात राष्ट्रपति द्वारा ही लगाए जाते हैं, लेकिन ये मंत्रिपरिषद के परामर्श से लगाए जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपतियों का क्या क्रम है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। पहले नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक था। सबसे अधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ये 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे, लगभग 12 साल तक। अगला कार्यकाल डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है। ये 1962 से लेकर के 1967 तक राष्ट्रपति रहे। अगला डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये 1967 से लेकर के 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगले हमारे वी गिरी थे। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 तक था। अगले फर्रुखुद्दीन अली अहमद जी थे। ये 1974 से लेकर के 1977 तक राष्ट्रपति थे। आगे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ये 1977 से लेकर के 1982 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगले ज्ञानी जैल सिंह जी थे। ज्ञानी जैल सिंह जी ये 1982 से लेकर के 1987 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगले आर वेंकटरमण थे। आर वेंकटरमण, इनका कार्यकाल 1987 से लेकर के 1992 ईस्वी तक था। अगले नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक था। अगले के आर नारायण थे। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर के 2002 ईस्वी तक था। के आर नारायण। अगले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। इनका कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक था। अगले प्रतिभा पाटिल जी थी। प्रतिभा पाटिल, एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर के 2012 ईस्वी तक था। अगले प्रणब मुखर्जी जी थे। मुखर्जी होगा यहाँ, प्रणब मुखर्जी जी। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 ईस्वी तक था। और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर के अभी तक है। ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला ये कि संविधान में उपराष्ट्रपति हो गया या उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में बताया गया है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 दोनों इससे संबंधित हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष थी और उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। अगला है उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला है राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। जैसा कि राष्ट्रपति की पदावधि भी 5 वर्ष होती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति की पदावधि भी 5 वर्ष होती है और ये अनुच्छेद 67 में बताया गया है। दोस्तों, ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अब भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम देखते हैं कि किस नंबर पर कौन से राष्ट्रपति। तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे और ये 1952 से लेकर के 1962 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति थे। अगले नंबर पर वी गिरी जी, ये 1967 से लेकर 1969 ईस्वी तक। गोपाल स्वरूप पाठक जी
1969 से लेकर के 1974 ईस्वी तक। अगले नंबर पे BD जत्ती जी, ये 1974 से लेकर के 1979 ईस्वी तक। अगले नंबर पे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे, ये 1979 से लेकर के 1984 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे R वेंकट रमण जी थे, ये 1984 से लेकर के 1987 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, ये 1987 से लेकर के 1992 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे KR नारायण जी थे, ये 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति हुए। अगले नंबर पे कृष्णकांत जी थे, कृष्णकांत होगा, ये 1997 से लेकर के 2002 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे भैरव सिंह शेखावत जी थे, ये 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे हामिद अंसारी जी थे, ये 2007 से लेकर के 2017 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगले नंबर पे एम वेंकैया नायडू जी थे, इनका कार्यकाल 11/2017 से लेकर के अभी तक है। हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं, ये 11/2017 से नियुक्त हुए हैं और इनका कार्यकाल वर्तमान अभी तक चल रहा है। दोस्तों, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इसके अगले पार्ट को जल्द लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए।